हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीसी। मैं हूं आपका आरबी सर। कैसे हो बेटा सभी? तो आज पेपर नंबर 73 को मैं डिस्कस करूंगा। एनटीए अभ्यास पेपर नंबर 73 आज ही आया है। कुछ बच्चों के मैसेज आए थे कि सर आप प्लीज़ जो डेली पेपर आ रहा है उसको डेली शो कर दो और साथ साथ में पीछे वाले पेपर भी सॉल्व कर दो। तो मैं बेटा ये डेली पेपर जो है मैं आपके लिए सॉल्व करके दे रहा हूँ। तो मेरी आपसे प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप जैसे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आ पाए और अपना बेनिफिट ले पाए। क्लियर। और साथ में आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसके अंदर मैं ट्रिक्स बना के डालता हूँ, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है वो। ठीक है, और बहुत जल्दी आपके क्वेश्चन सॉल्व करवा देगी। क्लियर। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग। पेपर नंबर 73 पहला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर है। कैल्शियम ऑक्साइड एंड NaCl का सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड नियरली सेम आयनिक रेडिया ही है। इफ यू इज द लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl, तो देखो लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज का क्या होता है, प्रोडक्ट। तो अगर NaCl के अंदर देखूं तो NaCl के अंदर कितना आएगा, वन ही आएगा, वन वन। ठीक है, वन इंटू अगर यू कर दूंगा, यू माने तो यू आ गया इसका। कैल्शियम ऑक्साइड में कैटायन भी दो है, एनायन का मैग्नीट्यूड भी दो है, तो इसमें 4U आ गए। इसका मतलब पहले का आंसर आ गया 4U। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एक्सपेंशन का केस है, तो केमिस्ट्री के अंदर एक्सपेंशन के केस को हम लोग क्या मानते हैं, नेगेटिव। मतलब इसमें जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। जबकि फिजिक्स में हम लोग एक्सपेंशन के केस को पॉजिटिव मान के चलते हैं। तो क्योंकि बात केमिस्ट्री की हो रही है तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले तो इसने बोला इफ द गैस एब्जॉर्ब 250 जूल ऑफ हीट, मतलब क्यों यहाँ पर क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रही है। अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो इसका मतलब पॉजिटिव लूंगा मैं, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर अगर मेरे को क्यू डब्ल्यू ई की वैल्यू निकालनी है तो देखो बी और डी ऑप्शन तो देखते गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव हीट दे रखी है जो कि पॉसिबल नहीं है, पॉजिटिव आएगा क्योंकि एब्जॉर्ब हो रही है। तो दैट्स वाई बी डी ऑप्शन तो होगा नहीं, ए सी में से एक ऑप्शन होगा। दूसरे से ही अपने को पता चल जाएगा वर्क डन क्या होता है। ठीक है, माइनस का पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, तो कितना हो गया ये 0.5 माइनस का, और ये कितना हो गया 10.1 माइनस का 1 मीन्स 9.1। तो -0.5 इंटू का 9.1, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 4.55 आ जाएगा। देख लेते हैं, ठीक है ना। 9.1 इंटू का 0.5, तो ये आ गया 4.55 माइनस का। अब ये आया लीटर एटीएम में। अब मुझे जूल में कन्वर्ट करना है इसको, तो जूल में कैसे कन्वर्ट करूंगा, 1 लीटर एटीएम इक्वल टू कितना होता है, 101.3 जूल। क्लियर, ये कन्वर्जन आपको पता है। अब इतना कन्वर्जन इसको जूल में कन्वर्ट करूंगा, मुझको जूल में निकालना है तो क्या करूंगा, माइनस का 4.55 इंटू का 101.3, तो इसको जैसे ही मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, इसको जैसे ही मल्टीप्लाई कर दूंगा, हाँ गैस, तो इसका ये माइनस का 4.55 इंटू 101.3, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो ये आ गया बेटा अपना 460.915। तो इसका मतलब माइनस में आएगा 460, तो ए आंसर इसका मेरा आ गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, राइट द आईयूपीएसी। आईयूपीएसी नेमिंग का बहुत टाइम बाद अब आया क्वेश्चन। तो देखो इसका नेम नहीं लिखना, तो यहाँ पे COH है, फंक्शनल ग्रुप CHO है, कीटोन है। तो आपको पता ही है कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो इसको यहाँ पे मैं कलर दूसरा कर लेता हूँ। इस वाले कार्बन को पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, फोर्थ। तो फोर्थ पे CHO है। CHO जब मतलब CHO जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह ऐड करता है तो उसको फॉर्मिल बोला जाता है, आपको पता ही होगा। और कीटोन को जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह ऐड करते हैं तो ऑक्सो लिखा जाता है। तो F पहले आता है, O बाद में आता है, तो पहले लिखेंगे 4 फॉर्मिल, तो ये हो जाएगा 4 फॉर्मिल। उसके बाद 2 ऑक्सो, देन आफ्टर दैट अब वर्ड रूट लगाएंगे। वर्ड रूट होगी 4, 5, 6, 6। अभी साइक्लिक भी है तो पहले साइक्लो आएगा, साइक्लो एक्स, साइक्लो एक्स। आगे 1 ओइक एसिड, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा पूरा प्रॉपर।
ठीक है, क्योंकि एक आपने रूल पढ़ा होगा, जब भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा हो रिंग वाले कार्बन से, तो हम लोग ओइक एसिड ना लिख के क्या लिख देते हैं, पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड। सिर्फ रिंग के केस में होता है बेटा, अगर अगर ओपन चेन है तब ओइक एसिड लिखेंगे, बट अगर रिंग के कार्बन से डायरेक्टली अटैच है COH, तो हम लोग ओइक एसिड की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं। तो यहाँ पर ये नाम देखो, 4 फॉर्मिल 2 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं एन लगाना भूल गया बेटा, ये हेक्स, ठीक है ना, हेक्सेन आएगा ना, क्योंकि कहीं डबल बॉन्ड तो है नहीं, साइक्लोहेक्सेन, मैं प्राइमरी सफिक्स लगाना भूल गया था। तो ये सी ऑप्शन मेरा मैच कर जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट इन दैट फॉलो सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। देखो बेटा, पहला इसने इथीन दे रखा है, इसका ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो आप सबको पता है कि 2 Br लग जाएंगे यहाँ पर, तो मैंने लगा दिया यहाँ पे एक Br, CH2Br, CH2Br। क्लियर, ये लग गया। अब इसका रिएक्शन अगर हम लोग KCN से करवाते हैं तो ये क्या करता है, Br को हटा लेता है और Cn लगा देता है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा Cn CH2 CH2 Cn, और प्लस का क्या आ जाएगा, KBr आ जाएगा, 2 मोल आ जाएगी क्योंकि 2 Br है। ठीक है, अब इसके बाद इसका क्या करवा दिया, हाइड्रोलिसिस। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, साइनाइड का अगर मैं क्या करवा दूं, हाइड्रोलिसिस H3O+ के साथ, तो ये अपने को क्या देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बहुत बार हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन कर चुके हैं। और अगर मैंने कल, जैसे आज सुबह आपके पास JEE एडवांस के पेपर का सॉल्यूशन आया था, तो अगर आपने वो सॉल्यूशन देखा उसका पेपर का, तो उसमें भी क्वेश्चन था जहाँ पे हमने साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करा था और वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया था। तो ये आ जाएगा, यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, बीच में CH2 रहेगा, यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। तो 4, तो इस तरह का देखना अपने को। पहला क्वेश्चन, पहला आंसर गलत है बेटा। दूसरा COH CH2, 2 COH2 आएंगे, CH2 आएंगे। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही दिख रहा है मुझे, 2 CH2 2 COH, बिल्कुल ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है बेटा, सोडियम कार्बोनेट विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल इंडस्ट्री, Na2CO3, बिल्कुल ठीक है। इसने बोला इज प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस, बिल्कुल सॉल्वे प्रोसेस से प्रिपेयर्ड होता है। क्लियर। बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड से जब इंटरेक्शन होता है तो ये क्या बोलता है बेटा आगे, with ammonia and carbon dioxide, based on the interaction of sodium chloride with ammonia and carbon dioxide, the reaction yields। तो आपको पता होगा बेटा ये रिएक्शन क्या यील्ड करता है। देखो, सबसे पहले अमोनिया लेते हैं प्लस का, CO2 लेते हैं प्लस का, ठीक है, यहाँ पर क्या ले लेते हैं, H2O। तो CO2 और H2O मिलके तो कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, ये मिलके क्या बनाता है, H2CO3। ये एक H+ निकालता है, NH4+ और HCO3 माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखो क्या बना, NH4+ प्लस HCO3 माइनस, आपस में जुड़ के ये क्या बना लेता है, कंपाउंड अमोनियम बाइकार्बोनेट, NH4 HCO3। क्लियर, अमोनियम बाइकार्बोनेट बना लेता है बेटा ये NH4 HCO3, दिस इज द अमोनियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब ये जो NH4 HCO3 जो है ये किसके साथ रिएक्ट करता है, NaCl के साथ। अब ये अपन को पता है कैसे ब्रेक करेगा, NH4+ और HCO3 माइनस में, और ये यहाँ से ब्रेक कर जाएगा Na+ और Cl- में। क्या होगा बेटा, एक तो क्या बन जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, प्लस साथ में क्या बन जाएगा, NH4Cl। अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ये आगे इसको हीट कर देते हैं, तो जैसे ही हीट करते हैं तो ये एक तो बनाता है सोडियम कार्बोनेट प्लस का CO2 प्लस का वाटर। तो यहाँ से हमने पूछा था कि क्या यील्ड करता है जब ये, तो सोडियम बाइकार्बोनेट यील्ड करता है, तो NaHCO3 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, इसने बोला ना कि जब प्रोसेस बेस्ड ऑन इंटरेक्शन विद सोडियम क्लोराइड के साथ जब इंटरेक्शन करा तो NaHCO3 निकला हमारा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन P0B अपने को दे दिया 160 एंड P0T टाउलिन का दे दिया है अपने को 60। ठीक है ना, टोर में दे रखा है ये अपने को, टोर यूनिट में।
इसने बोला द मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन इन वेपर फेस, वेपर फेस में अपन को निकालना है टॉलिन का इन विद इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन। देखो इक्विमोलर का मतलब क्या होता है बेटा, मोलैरिटी इक्वल है, मतलब मोल इक्वल है। तो इक्विमोलर का मतलब मोल्स आर इक्वल। अगर मोल्स इक्वल हो गए तो क्या मैं पहले क्या निकाल सकता हूँ, टोटल प्रेशर निकाल लूँ। तो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, पी नोट ए काई ए प्लस का पी नोट बी काई बी। अब मैं काई बी तो आराम से निकाल सकता हूँ। तो कितना आ जाएगा, पी नोट ए कितना दे रखा है, बेंजीन को पी नोट ए मान लो तो 160 इंटू का काई ए कितना हो जाएगा 0.5, 1/1 प्लस 1/1/2, ये दोनों का इक्वल मोल है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 इंटू का 0.5, तो ये कितना हो गया बेटा 16 पंजे 80 प्लस का 6 5 30, 110 हो गया, 110 टोर। अब बस मेरे को क्या निकालना है, टोलिन का वेपर प्रेशर निकालना है, जो कि क्या होता है पीटी मतलब प्रेशर ऑफ टोलिन, ठीक है, इनटू का टोटल प्रेशर। इसको किसके इक्वल लिखूंगा, पी नोट बी काई बी। तो पी नोट बी काई बी अपॉन टोटल प्रेशर, पी नोट बी काई बी अभी लिखा था हमने 30 अपॉन टोटल प्रेशर है 110, 3/11। तो ये आ गया 11। अब ये आ गया कितना 110 है, यहाँ पर 3/11 बच गया ना, ये 3/11 को डिवाइड कर लेते हैं अपन, 0.27 आ गया बेटा ये। तो 0.27 हमारा आंसर आ गया। क्लियर, 0.27 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है एग्जामिन द फॉलोइंग टू स्ट्रक्चर्स फॉर द एनिलीनियम आयन एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द वंस गिवन बिलो। ठीक है, इसने ये दे रखा है। अब इसने यहाँ पे करा क्या होगा, देखो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसने क्या करा है कि यहाँ पर ये पाइप मतलब इसने यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ा इस तरह से, यहाँ पे इन दोनों में क्या बन गया, पॉजिटिव नेगेटिव से बॉन्ड बन गया, ये न्यूट्रल हो गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। देखो इसने ऐसे ही दिखा रखा स्ट्रक्चर। बट अगर ऐसा स्ट्रक्चर अब बना तो दिया ये वाला, बट इसमें अगर मैं ध्यान से देखूं तो नाइट्रोजन के 3 तो ये और 2 5, तो नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बन गए। हेयर नाइट्रोजन है 5 बॉन्ड्स, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसके पास वैकेंट डी होता ही नहीं है, तो नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर गलत है। इसने बोला इनमें से दोनों स्ट्रक्चर में से फॉर द एनिलीनियम आयन एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वर्ड्स गिवन, करेक्ट बतानी है। पर इसने लिखा है सेकंड इज नॉट एन एक्सेप्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर बिकॉज कार्बोनियम आयंस आर लेस स्टेबल देन अमोनियम आयन। भाई इसका तो कोई लॉजिक नहीं बना। भाई एक्सेप्टेबल कैनोनिकल एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर तो नहीं है, बट ये कार्बोनियम आयन लेस स्टेबल देन अमोनियम आयन, ये तो ऐसा तो कुछ है नहीं सी। दूसरा लिखा हुआ सेकंड इज नॉट एन एक्सेप्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर बिकॉज इट इज नॉन एरोमेटिक। बेटा एंटी एरोमेटिक तो बन रहा है, नॉन एरोमेटिक तो बन नहीं रहा। ये भी इसका मतलब ये भी नहीं है आंसर, तो पहला नहीं है आंसर, दूसरा नहीं है। It is not an acceptable canonical structure because the nitrogen has 10 valence electron. Okay, it is an acceptable canonical structure. Acceptable तो है ही नहीं बेटा, सी ऑप्शन आ गया। ठीक है ना, नाइट्रोजन के बाद 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए ना, क्योंकि बॉन्ड 5 बना रहे तो 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, तो सी आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है पिक आउट करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट K2Cr2O7। तो K2Cr2O7 इट ऑक्सीडाइज एसिडिफाइड H सॉल्यूशन ऑफ H2S2S, बिल्कुल सही है। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकती। इट ऑक्सीडाइजेस Ki2I2, ये भी बिल्कुल सही है, Ki को I2 में कन्वर्ट करता है ये। इट ऑक्सीडाइजेस HCl टू Cl2, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी नहीं हो सकता। इसका वाला आंसर क्या आ गया अपना, डी इनकरेक्ट ये आएगा। देखिए इट गिव्स ऑक्सीजन व्हेन ट्रीटेड विद कोल्ड डाइल्यूट H2SO4। अगर बेटा आपको मैं बता दूं कि K2Cr2O7 पहली बात तो डाइल्यूट के साथ नहीं, अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 है तब हमें ये देता है क्या, ऑक्सीजन। इसका प्रोडक्ट क्या बनता है, Cr2SO4 होल थ्राइस, डी ब्लॉक की रिएक्शन है आपकी। ठीक है, Cr2SO4 होल थ्राइस K2SO4 प्लस का ऑक्सीजन प्लस का वाटर। क्लियर, तो ये डी ब्लॉक की रिएक्शन है, तो डी आंसर बिल्कुल अपना सही आ गया, इनकरेक्ट यही है। अगला क्वेश्चन है कीटो इनोल
टोटोमेरिज्म इज नॉट शोन बाय। तो बेटा देखो कंडीशन क्या होती है, कंडीशन फॉर कीटोइनोल। तो अगर मैं कीटोइनोल की कंडीशन बताऊं तो हम लोग बोलते हैं कि देयर शुड बी एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, वन अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। कीटोइनोल टोटोमेरिज्म उसी में होगा जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। पहले मैं देखूं तो ब्यूटेन टू ओन, ब्यूटेन टू ओन अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पर सी डबल बॉन्ड होगा, तो इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, ये रहा अल्फा, ये रहा अल्फा। ठीक है, तो अल्फा कार्बन है तो हाइड्रोजन भी है। वन फिनाइल ब्यूटेन टू ओन, इसके अंदर भी अल्फा आ जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये तो दे देंगे ना। PO2 N6 सी डबल बॉन्ड और CS2, ये रहा अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी नहीं देगा, ये भी सही है, दे देगा मतलब। PHCOPH, ये किस तरह का सीन है देखना, ऐसे दिखाता हूँ इसको। दो फिनाइल ग्रुप लगे हुए, बीच में CO लगा हुआ है, तो इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बेटा, नो अल्फा हाइड्रोजन, तो इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दैट्स वाई यही हमारा कीटोइनोल नहीं देगा, तो डी आंसर आ गया। क्लियर? तो दिस इज अवर आंसर, नो अल्फा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है among the following compounds which one will react with 2,4-dinitrophenyl hydrazine reagent। देखना बेटा, तो देखो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन रिएजेंट जो है, पहले तो मैं आपको बना के दिखा दूं। मान लो मैं अगर हाइड्रोजीन बनाना है, NH2NH2 होता है, ये हो गया NH2NH हाइड्रोजीन, और 2,4 पे है तो इसके इससे एक तो NO2 यहाँ लगा होगा, ठीक है ना, और एक यहाँ लगा होगा NO2। तो दिस इज अवर 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन रिएजेंट। पहली बात तो ये जब रिएक्ट करते थे इसकी कंडीशन क्या है, यहाँ पर कंडीशन क्या है रिएक्ट करने की। सबसे पहले तो ये किससे करेगा, ओनली विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये एल्डिहाइड या कीटोन के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। क्लियर? तो अब इनमें से एल्डिहाइड देखो, पहला तो एसिडमाइड है, नहीं करेगा, दूसरा भी एसिड, दूसरा NH2CO NH2 यूरिया है, नहीं करेगा। CH3 C डबल बॉन्ड एस्टर आ गया बेटा, नहीं करेगा। चौथा देखो CCl3, अब यही आंसर पाएगा। तो यहाँ पर 2 OH इसने लगा रखे हैं। अब आपको पता है एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते, वाटर यहाँ से निकलेगा, जैसे ही वाटर निकलेगा ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया अपना एल्डिहाइड, बिल्कुल कर जाएगा, यहाँ पर रिएक्ट कर जाएगा ये, और आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन आ गया इसका भी। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट। ओके, तो पहला है अपना CH3 CH2 CH2 Br, तो Mg ड्राई ईथर, मैग्नीशियम से ड्राई ईथर, ईथर है साथ में ड्राई ईथर, तो ये क्या होगा, ये Mg को यहाँ पर जोड़ लेगा, MgBr बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 MgBr, MgBr बन जाएगा ये, ठीक है ना, ग्रिग्नार्ड बनाने का। ठीक है मेथड। अब इसको रिएक्ट करवाया CO2 के साथ, तो CO2 क्या करेगा, यहाँ पर देखना CH3 CH2 CH2, यहाँ पे जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O CO2, और साथ में क्या जुड़ गया MgBr। अब क्या होगा, H+ से जब रिएक्ट करवाएगा इसका, तो ये क्या होगा CH3 CH2 CH2 CH2, ये क्या बन जाएगा COOH, इसका क्या हो जाएगा, ये COO है, ये एक H गेन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा CH3 CH2 CH2, एक ये COOH, एक और CH2 नहीं आएगा ये बेटा, ठीक है ना, CH3 CH2 CH2, इसका यहाँ पे क्या बन जाएगा COOH बन जाएगा, आगे MgBr है, तो 4 कार्बन की चेन बनेगी CH3 CH2 CH2 COH, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड होता है CaCN CaCN2, ठीक है,
दिस इज द कैल्शियम साइनेमाइड, कैल्शियम साइनेमाइड। क्लियर। इसका इसने क्या करवाया, वाटर, तो ये क्या देता है अपने को, कैल्शियम कार्बोनेट दे देता है प्लस का अमोनियम हाइड्रोक्साइड दे देगा। ठीक है, रिएक्शन एनसीईआरटी की फेमस रिएक्शन है, आपको याद होनी चाहिए। डी ऑप्शन मेरे को दिख रहा है, डी आ गया इसका। अगला क्वेश्चन है था ओपन चेन ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन। तो ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है, ओपन चेन ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन देखना बेटा, OH H इधर उल्टा होता है एक, तीसरे पे, फिर चौथे पे फिर ऐसे ही होगा, फिर पांचवे पे भी ऐसे ही रहेगा, सेम ही रहेगा, और छठे पे होता है CH2OH। तो ये 6 नंबर कार्बन है। तो यहाँ पे जब इसका हम लोग पीरियोडिक आयोडिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं, तो ये मैंने पहले भी बताया था आपको, और ये हमारे एडवांस के पेपर में भी आया था। HiO4 ऑक्सीडाइजर एक अच्छा, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजर होता है। तो ये क्या करेगा बेटा, ये पहले 5 कार्बन को, 1 2 3 4 5, क्या तरीका होता है कि इसको तो ये अल्कोहल को तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, मतलब एक तो इसके अंदर बनेगा क्या, एल्डिहाइड, और ये जो 5 है इनको ये एल्डिहाइड, इस एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि अगर कीटोन को ऑक्सीडाइज करके, तो कीटोन ऑक्सीडाइज जल्दी से नहीं होता, बट हाँ एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड में जरूर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, देखो सब जगह क्या है, अल्कोहल है, अल्कोहल फिर ऑक्सीडाइज हो जाएगा एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक में। तो 5 तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगी, ये 5 कार्बन, और लास्ट वाले का एल्डिहाइड बनेगा। तो ये ए ऑप्शन यहाँ पर आ गया। अगला क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ओके, तो पहला है CONH3 6, ठीक है, और यहाँ पर है क्रोमियम CN6, बिल्कुल। अब इसने दिया ये फर्स्ट है, सेकंड इसका क्या बना के दे दिया इसने, क्रोमियम NH3 6, और यहाँ पे इसने बना के दिया कोबाल्ट CN6। तो देख रहे हो मेटल बदल गए, मेटल ने आपस में इंटरचेंज कर लिया, ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर चला गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, सब कुछ सेम है, सिर्फ मेटल का इंटरचेंज हो गया, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो इसका मतलब P का तो क्या आएगा बेटा, 3 आ जाएगा, P का 3, P का 3 किसमें, एक ही में है, तो C आंसर तो वैसे ही आ गया, बाकी आप चेक कर लेना। क्लियर। Which of the following on reaction with nitrous acid followed by treatment with NaOH produces a blue coloration? तो देखो नाइट्रस एसिड HNO2, ठीक है, HNO2 ये हमारा हो गया बेटा। क्लियर, नाइट्रस एसिड। अब पहला अपने पास क्या है, RCH2NO2, यहाँ से क्या होगा बेटा, ये क्या निकाल लेगा, वाटर निकाल लेगा, OH इसका एक H निकाल लेगा, एक H यहाँ लिख दूं, एक H यहाँ पे, तो ये वाटर निकालेगा, वाटर निकालेगा तो यहाँ से बनेगा क्या, RCHNO2 डबल बॉन्ड NO। क्लियर, ये बन गया। क्लियर है, इसको बोलते हैं हम लोग, दिस इज द नाइट्रोलिक एसिड, ठीक है ना, दिस इज द नाइट्रोलिक। और ये जो नाइट्रोलिक होता है, जहां तक मुझे ध्यान है, ये रेड कलर का कंपाउंड होता है, इसका मतलब पहला तो नहीं हो सकता। दूसरा है R3CnO2, तो यहाँ पे एक बेटा अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, इसमें एक भी नहीं, इसलिए ये तो रिएक्ट ही नहीं करेगा। R2CHNO2, इसमें अगर देखें हम लोग, R2CHNO2 यहीं पे ये बनाते हैं, NO2 यहाँ लगा दिया मैंने, इसको मैंने रिएक्ट करवाया HNO2 के साथ, तो ये यहाँ से वाटर निकालेगा और ये बन जाएगा N डबल बॉन्ड, पहले के जैसे दिख रहा है R, बस यहाँ पे CH की जगह एक और अल्काइल ग्रुप आ गया, बाकी सब सेम है ऊपर वाला। तो एक टाइप से ये नाइट्रोलिक ही हुआ,
बट क्योंकि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है तो इसके जैसा दिखने वाला है, तो हम लोग वर्ड क्या लगाए थे, सूडो। तो ये सूडो क्या हो जाएगा, नाइट्रोल, सूडो नाइट्रोलिक। क्लियर, सूडो नाइट्रोलिक हो जाएगा। क्योंकि जब एक जैसा दिखने वाला, जैसे हम लोग काइनेटिक्स में पढ़ते हैं कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट की तरह भी बिहेव करती है जब दोनों की कंसंट्रेशन हम लोग अलग अलग ले लें, तो वहाँ पे क्या होता है कि उसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर बोला जाता है। तो वैसे ही ये सूडो नाइट्रोलिक है। और सूडो नाइट्रोलिक का क्या होता है, जो कलर होता है जब ये NaOH के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे जो कलर होता है आई थिंक वो डीप ब्लू होता है, मेरे को जहाँ तक ध्यान है। क्योंकि ये क्वेश्चन सिनगेज पब्लिकेशन का, अगर आपने बुक सॉल्व करा हो सिनगेज पब्लिकेशन का, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ था। मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है कि सूडो नाइट्रोलिक जो होता है उसका कलर डीप ब्लू होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर जो है इसका सी आना चाहिए। बाकी फिर भी मैं इसमें डाउट है, तो आप लोग एक बार इसको चेक जरूर कर लेना कि मेरे अकॉर्डिंग इसका डीप ब्लू कलर होना चाहिए। बट आप लोग एक बार चेक कर लेना, अगर गलत हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ फ्लोराइड इज हीटिंग विद कंसंट्रेटेड H2SO4। इसने बोला कोई फ्लोराइड है बेटा, अब फ्लोराइड है उसको हीट करवा दिया H2SO4 कंसंट्रेटेड से, तो आपको पता ही है अच्छा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या कर देगा, ये यहाँ से क्या निकाल लेगा, एक तो HF बाहर निकाल लेगा, साथ में कुछ भी आएगा, HF निकालेगा बाहर। अब इसने बोला ग्लास ट्यूब के अंदर है, एंड इफ अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज हेल्ड एट द माउथ ऑफ द ग्लास ट्यूब, अ वाइट डिपॉजिट फॉर्म्ड इज ऑफ। अब ये HFF ग्लास किसका बना होता है बेटा, सिलिका का, सिलिका का ग्लास बना होता है, SiO2, दिस इज द ग्लास, ठीक है, सिलिका। तो इसका रिएक्ट करके क्या बनाता है ये बेटा, ये बना लेता है SiF4 प्लस, साथ में जो भी बनेगा SiF4 का मुझे ध्यान है। अभी अगर SiF4 एक when a fluoride is heated with concentrated H2SO4 glass tube and if a drop, अब ये SiF4 का जब हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो आपको पता है कि सारे फ्लोरीन कौन रिमूव कर देता है, OH रिमूव कर देता है, और एक एटम पे 2 OH हाइड्रोक्साइड आना अनस्टेबल होता है। तो यहाँ से जो बनता है वो बनता है एक तो H2SiO3 प्लस का, एक यहाँ से बन जाएगा H2SiF6, ये तो बनता है। अब मुझे जहाँ तक ध्यान है इसका जो कलर होता है वो होता है ट्रांसपेरेंट, इसका कलर ट्रांसपेरेंट होता है, और सिलिका तो होगा ही नहीं। और ये जो होता है इसका मुझे कलर वैसे तो ध्यान नहीं है, बट अगर यहाँ पर ये बन रहा है तो इसका कलर वाइट ही होना चाहिए। बट मेरे को इसमें डाउट है कि वाइट है या नहीं है। मेरे को इतना पता है कि H2SiF6 का जो कलर होता है, सिलिसिक एसिड बोलते हैं इसको, H2SiF6 को, तो मेरे को इतना तो ध्यान है कि ये ट्रांसपेरेंट होता है, बट मेरे को इसका कंफर्म्ड नहीं है। बट क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन में ये बन रहा है तो इसका मतलब ये वाइट कलर ही होगा, क्योंकि ये तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है, ये वाला पॉसिबल है नहीं, तो इसका मतलब सी ही ऑप्शन हो सकता है। बट फिर भी डाउट है इसके अंदर, आप प्लीज चेक कर लेना। क्लियर, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 विल बी नीडेड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट। तो देखो KMnO4 का मैंने MnO4 माइनस ले लिया, और यहाँ पर क्या ले लिया मैंने, C2O4 -2। तो ये यहाँ से क्या दे देगा बेटा, ये यहाँ से अपन को दे देगा, इसको अगर मैं Fe लूँगा तो Fe अगर लूँगा तो फिर मैं वहाँ पे चार्ज भी लगाऊंगा, तो वो नहीं ले रहा। अभी मैं यहाँ से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn+2 प्लस का CO2 में कन्वर्ट होता है प्लस का वाटर। अब इसको पहले तो बैलेंस कर लेते हैं बेटा। क्लियर, कुछ नहीं, एसिडिक सॉल्यूशन में बैलेंस करना तो बहुत सिंपल है। ये जो मैंगनीज है इसका एक एटम है, इसका एक एटम है। क्लियर, तो पहले तो एन फैक्टर वाले मेथड से फटाफट कर लेते हैं हम लोग बैलेंस। इसका क्या आ रहा है, +7 से +2, एन फैक्टर इसका आ गया 5, और C2O4 2 - 8, इसका +4 आएगा, माइनस का 8 सॉरी प्लस का 3 आएगा। C2O4 2 माइनस में माइनस का 8 इधर आएगा, +8 माइनस का तो 6 प्लस का 3, प्लस के 3 से +4 जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। एन फैक्टर 2 एटम में 2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2MnO4 माइनस आएगा प्लस का 5C2O4 आएगा 2 माइनस से क्या बन रहा है, Mn+2 प्लस का CO2 प्लस का वाटर। बस अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, बैलेंस ही करना है अपने को। लेफ्ट साइड वाली को छेड़ना नहीं है, राइट वाली को छेड़ना है। 2 इधर लगा दिया, 5 इधर लगा दिया कार, और ये अच्छा 10 लगाएगा इधर, सॉरी इधर 10 लगाया, 10 कार्बन है ना, तो 10 लगा दिया कार्बन, इधर 2 Mn आ गया। अब क्या करना है, ऑक्सीजन बैलेंस करना है 8
8 और 20, 8 28, 28 हो गया ना। ऑक्सीजन कितना हो गया? 28 हो गया बेटा। ठीक है, इधर कितना है देखो, 10 दूनी 20, 20 और 8, देखो यहाँ पे 8 मैंने चेप दिए, क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसको बैलेंस करने के लिए वाटर हम लोग लगाते हैं जहाँ पे कम होता है। तो 28 ऑक्सीजन हो गया। अब हाइड्रोजन फटाफट से गिन लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे एक भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कितने 16 हाइड्रोजन है। तो मैं यहाँ पे क्या जोड़ दूँ, 16H+ जोड़ दूँ, चार्ज ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया होगा। देखो 16 प्लस का, 2 माइनस का, 14 प्लस का, 14 प्लस का और 10 माइनस का, तो 4 प्लस का, 2 दूनी 4, बिल्कुल बैलेंस हो गई रिएक्शन। तो इसने बोला कितने मोल KMnO4 के चाहिए टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 1 मोल फेरस सल्फेट, 1 मोल फेरस सल्फेट। तो 2 से बन रहा है, मतलब 5 से बन रहा है 2, 1 से कितना बनेगा 2/5। क्लियर, 1 से कितना बन जाएगा 2/5। को इसने बोला ना कितने मोल KMnO4 के चाहिए नीडेड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 1 मोल फेरस ऑक्सलेट। तो 5 मोल यहाँ पे फेरस ऑक्सलेट से 2 मोल KMnO4 के बन रहे थे, तो 1 से कितना बन जाएगा 2/5 बन जाएगा। ए आंसर आ जाएगा। क्लियर बेटा। अगला क्वेश्चन है, फॉर अ हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन लाइक एटम विच फॉलोज बोहर मॉडल some spectral lines are observed as shown, it is if it is known that line E belongs to visible region। अगर लाइन E जो है वो N2 से N1 का ट्रांजिशन है बेटा, विजिबल रीजन पे है, then the line which possibly belong to UV region is R। तो देखो बेटा इतनी तो गारंटी है यहाँ पे कि जो विजिबल रीजन है, विजिबल रीजन की जो एनर्जी होती है बेटा, विजिबल रीजन की जो एनर्जी होती है वो लेस होती है किससे, यूवी रीजन की एनर्जी से। ठीक है ना, यूवी रीजन की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, उसकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो ये फंडा तो आपको पता होना चाहिए कि वेवलेंथ कम होती है और विजिबल मतलब यूवी की और एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो अपने को ये चेक करना है कि इनमें से कौन सी लाइन जो है वो यूवी रीजन को फॉलो करेगी। तो अगर मैं बात करूं N2 से N1, N2 से N1 अगर मैं एक का गैप ले रहा हूँ, N2 से N1 का एक का गैप ले रहा हूँ, तो जो एनर्जी आएगी उससे ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा होनी चाहिए दूसरे की। तो अगर मैं N4 से N2 पे जा रहा हूँ, N4 से N2 दो का ट्रांजिशन है, N4 से N1, देखो ये लाइमन पे आ रही है, और लाइमन सीरीज आपको अगर पता हो तो लाइमन किस में होता है, यूवी में होता है। लाइमन किस में होता है, यूवी में होता है। बामर अपना किस में होता है बेटा, विजिबल में होता है। और इसके बाद जितनी भी होती है वो सब क्या होती है, इंफ्रारेड। इसके बाद नीचे वाली सब क्या होती है, इंफ्रारेड में, IR रीजन में होती है। तो अगर मैं बात करूँ यूवी रीजन की बात है, तो सिर्फ देखो फर्स्ट वाली पे सिर्फ ए ही वाली लाइन ऐसी है जो फर्स्ट पे आके गिर रही है, कहीं से भी आके गिरे, इन्फानाइट से फर्स्ट पे आके गिरे तो यही यूवी रीजन में आएगी। तो ए आंसर इसका अपना सीधा डायरेक्ट आ जाएगा। क्लियर, बाकी हमें कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगला सॉल्यूशन है, पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग हैलोजेंस। ओके, क्लोरीन इज हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइपोक्लोरस एसिड। देखते हैं अभी, इसने बोला Cl2 प्लस H2O से क्या मिलेगा, तो ऐड कर दो बेटा इसको दोनों को। अब यहाँ पर देखो आरबी ट्रिक लगा सकते हो जो मैंने आपको बताई थी। आरबी ट्रिक कैसे लगाओगे भाई, Cl2 में पानी डाल दो, जोड़ा क्या बना H2Cl2O, H2Cl2O बना। H2Cl2O किस किस का मिक्सचर है, HCl का मिक्सचर एंड HClO का मिक्सचर है। तो यहाँ से बिल्कुल ये बनेगा HCl एंड HClO। इसका मतलब पहला तो स्टेटमेंट सही है, तो इसका मतलब ये आंसर तो होगा नहीं। क्लोरीन हाइड्रोलाइज्ड बाय हाइपोक्लोरस एसिड दे रहा है, बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरा ब्रोमीन एंड आयोडीन रिएक्ट विद NaOH। अब देखो Br2 को NaOH के साथ रिएक्ट करना है, तो मेरा ट्रिक क्या था, आरबी ट्रिक लगाओ वापिस से। क्या करो, इसके अंदर पानी ऐड करो, पानी ऐड करोगे क्या बनेगा H2Br2O। ये किसके अंदर टूटेगा, HBr के अंदर टूटेगा, साथ में HBrO के अंदर टूटेगा। NaOH के साथ रिएक्शन करवाना है तो एक तो सोडियम ब्रोमाइड आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, हैलेट आयन आ जाएगा, इसका सोडियम ब्रोमेट, हाइपोब्रोमेट। क्लियर, इसमें अब लिखा होगा कि एक तो इस फॉर्म हैलाइड करेगा, बिल्कुल हैलाइड फॉर्म करे, और हैलेट आयन, इसको हैलेट आयन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ठीक है ना, ये हाइपोहैलेट है, हाइपोहैलेट हैलेट आयन है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। क्लोरीन रिएक्ट्स विद कोल्ड डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन टू गिव सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोरेट। ओके, तो
तो इसने बोला Cl2 जब डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो बेटा डाइल्यूट NaOH साथ तो Cl2 तो यही बनाएगा क्या, HCl एंड मतलब NaCl एंड NaClO, ठीक है। बट अगर ये भी जो क्लोरेट बोल रहे हैं ये Cl2 कब बनाता है, ये कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ बनाता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ क्या बनता है, ये बनाता है हमारा NaCl प्लस का NaClO3, ये बनाता है कॉन्सेंट्रेटेड, इसका मतलब ये आंसर सही हो गया, सी ऑप्शन गलत है, डी भी हमारा सही होगा। क्लियर। डी के अंदर मैं अगर बता दूं आपको, आयोडीन फॉर्म्स अ डीप ब्लू कलर विद स्टार्च सॉल्यूशन, तो बिल्कुल आयोडीन जो है वो डीप ब्लू कलर शो करता है। क्यों करता है, क्योंकि स्टार्च के अंदर एक सब्सटेंस होता है, अगर आपने पढ़ा हो कभी, अमाइलोपेक्टिन के नाम से क्या होता है सब्सटेंस होता है, जिसकी वजह से ये ब्लू कलर शो करता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ टू वीक एसिड आर Ka1 एंड Ka2 रिस्पेक्टिवली देयर रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ आइडेंटिकल कंसंट्रेशन इज, कंसंट्रेशन आइडेंटिकल है बेटा, ठीक है, मतलब सी दोनों की लेंगे। अब देखो किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालनी है तो रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं भाई, रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालते हैं, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 2, तो वैसे क्या लिखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड 1 अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड 2, यही तो लिखेंगे। रिलेटिव तो ऐसे निकालते किसी चीज के रिलेट में, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड 2। अब सोचो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कैसे निकालेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, किसी एसिड की स्ट्रेंथ मतलब वो कितना ज्यादा एसिडिक नेचर शो कर रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे। भाई जितना जल्दी वो डिसोसिएट होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोग बोलते हैं इसका डिसोसिएशन ज्यादा होता है, वीक एसिड जिनका डिसोसिएशन कम होता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ के एसिड होते हैं, ज्यादा नुकसान करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब दोनों ही वीक एसिड है तो अल्फा वीक एसिड के लिए क्या होता है, रूट Ka/C होता है वीक एसिड के लिए, तो यहाँ पर क्या होता है फॉर वीक एसिड, ठीक है, अल्फा ये होता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अल्फा 1 की तो ये हो जाएगा रूट Ka1/C, अल्फा 2 की बात करूँ तो ये हो जाएगा रूट Ka2/C, क्योंकि कंसंट्रेशन सेम थी, दोनों का रेशो ले लूंगा तो ये क्या आ जाएगा Ka1/C, Ka2/C, C से C कैंसिल, K1/रूट Ka2, K1/Ka2 का रूट आएगा, तो ये आ जाएगा K1/K2 की पावर 1/2, रूट आ गया ना ये, तो ये सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है बेटा। अगला क्वेश्चन है इफ Mn+2 हैज x number of unpaired electron and y other positive oxidation state, okay then +2, okay +2 के अलावा दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हाट इज द सम ऑफ x + y, ओके। तो Mn+2 है तो ये हो जाएगा कितना 4s0 3d5, ठीक है, तो d5 हो गया बेटा, यहाँ पे d5 है तो इसके अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए। क्लियर। तो इसमें x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, क्योंकि 5 इसके पास क्या है अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो सकती है, +2 तो इसने बोली दी, ठीक है, तो +2 के अलावा इसकी +2 हो सकती है, +3 हो सकती है, +4 हो सकती है, +5 जा सकता है, +6 जा सकता है, +7 जा सकता है, जो कि मैक्सिमम है। तो ये तो हमने काउंट कर ली, ये हमने काउंट करनी है, और 1 2 3 4 5 5 और 5 x + y, इसको y बोला हमने, तो x + y कितना आ गया बेटा हमारा 5 + 5 = 10। आंसर कितना आ जाएगा इसका 10। बढ़िया क्वेश्चन था, आपको याद होनी चाहिए। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ दिस कंपाउंड कैन शो पॉजिटिव टेस्ट फॉर हिंसबर्ग रिएजेंट। तो देखना हिंसबर्ग टेस्ट किसके लिए होता है बेटा, आप लोगों ने पढ़ा होगा हिंसबर्ग टेस्ट किसके लिए होता है, डिफरेंशिएट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन की डिफरेंशिएशन के लिए होता है ये। क्लियर। तो ये होता है हिंसबर्ग टेस्ट। इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, जो पॉजिटिव टेस्ट देता है, ये पॉजिटिव टेस्ट किसके लिए देता है, पॉजिटिव टेस्ट ये देता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ओनली, ठीक है। अगर टर्शरी अमाइन है तो नेगेटिव टेस्ट किसके लिए देगा, टर्शरी अमाइन के लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बस यही चेक करना है कि टर्शरी अमाइन नहीं होना चाहिए। पहला देखूं तो C6H5NH2 पहला दे देगा, दूसरा देखूं दूसरा भी सेकेंडरी है दे देगा, तीसरा देखूं प्राइमरी है दे देगा,
चौथा मेरे को दिख नहीं रहा है, यहाँ पे देखूँ तो ये नहीं देगा, टर्शरी हो गया, ये वैसे ही अल्कोहल है, ये नहीं देगा, बाकी मेरे को ऑप्शन दिख नहीं रहे, तो 3 तो ये है ही, आगे के ऑप्शन कटे हुए हैं, तो आप लोग बस इसे देख लेना और आंसर बता देना। 3 तो मैंने आपको दिख रहे थे वो बता दिए। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू एसिडुलेटेड वाटर, द एसिडुलेटेड वाटर 112 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस। एसिडुलेटेड वाटर का मतलब क्या होता है, वाटर में H+ आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, एसिडिक वाटर है, तो एसिडिक वाटर होगा तो H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, उसी का रिडक्शन होगा बेटा। रिडक्शन होगा तो यहाँ से क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा, तो 2H+ से 2 इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन गैस बनी। क्लियर। इसने बोला इस हाइड्रोजन गैस का 112 ml बना एट एनटीपी पर बना, ठीक है, कैथोड पर रिडक्शन ही होता है। द करंट पास, करंट बताना है अपने को, तो ठीक है अपन क्या लगाएंगे, फर्स्ट लॉ लगाए थे यहाँ पे, W इक्वल टू जेड इंटू का आई इंटू का टी, वेयर जेड इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। तो ये वेट, अब जेड क्या होता है, मोलिकुलर वेट अपॉन एन इंटू का 96500, एन फैक्टर है ये, इंटू का आई इंटू का टी, यहाँ पर वेट हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, मोल्स होता है, तो मैं क्या करूं, इसको ऐसे लिख दूं, मोल्स इक्वल टू आई इंटू का टी 96500 इंटू का एन फैक्टर। क्लियर। तो मोल्स कितने हो गए, 112 ml था, ठीक है, 112 ml था, अपॉन 22.4 करूंगा तो 2 से होता है, तो ये हो जाएगा 5, 112 अपॉन का 22.4 इंटू का 10 करूंगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2, 5। अब ये 5 क्या आ गया, ये तो 22.4 तो लीटर होता है। अच्छा, पहले तो मेरे को इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सॉरी। अगर मैं इसको, ठीक है ना, ml में कन्वर्ट कर लूँ नीचे वाले को, तो 112 अपॉन 22,400 ml। तो या तो फिर इस तरह से करो, यहाँ पर 200 आ गया, अगर ml में निकालना है तो 200 अगर मैं लिख लूँ यहाँ पे, ठीक है, तो 1/200 मोल्स आ गए, 1/200 मोल्स इक्वल टू आई इंटू का टी। आई करंट कितना है बेटा, करंट तो निकालना है, ये देखें 965 सेकेंड अपॉन 96500, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, 2 हुआ, 2 आ गए यहाँ पे। तो ये देखो, ये यहाँ से गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो आई कितना आ गया यहाँ पे, 1 एम्पियर आ गया बेटा, 2 ऊपर जाके 1 एम्पियर, आंसर कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ दीज पॉलीमर्स आर कंडेंसेशन पॉलीमर। देखो कंडेंसेशन पॉलीमर एक तो नाइलॉन 6 होता है, नाइलॉन 6 होता है कंडेंसेशन पॉलीमर, डेक्रोन होता है, बेकलाइट होता है, ठीक है, ये 4 तो कंडेंसेशन होते हैं। जो बुनायन होता है, बुनायन ये एडिशन होता है, ठीक है ना, टेफ्लॉन भी एडिशन होता है, पॉलीथीन भी एडिशन से होता है, थीन का एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है, तो ये भी एडिशन होता है, ठीक है। अब ग्लिप्टल क्या होता है इसका मुझे पता नहीं है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है ग्लिप्टल का, नो आइडिया। तो यहाँ पर वही है, कितने आंसर आ गए, 4। अब या तो इसका आंसर जो आएगा वो 4 या 5 आएगा। अगर ग्लिप्टल, मेरे को ग्लिप्टल का ध्यान नहीं है कि अगर ग्लिप्टल अगर कंडेंसेशन हो तो 5 आ गए, और अगर एडिशन हुआ तो 4 आएगा, तो 4 या 5 में से एक आंसर आएगा इसका। तो आप लोग एक बार ग्लिप्टल के लिए चेक कर लेना, मेरे को आइडिया है नहीं ग्लिप्टल के बारे में, बाकी तो आपको बता दिए मैंने। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर्स हैव अ कंडक्टिविटी रेंज ऑफ 10⁻⁻6 टू 10⁻4, 10⁻�6 टू 10⁻4 होती है सेमीकंडक्टर्स की रेंज जो होती है। आपको याद ही रखना है डाटा, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कभी आता नहीं है इस तरह क्वेश्चन, बट अब यहाँ पे देखने को मिल गया तो आपको पता होना चाहिए। तो इसने एन की वैल्यू पूछी तो 4 आ गई एन की वैल्यू। तो ये था आपका पेपर नंबर 73। ओके गाइस, सो बेस्ट ऑफ लक एंड प्रैक्टिस ऐसी करते रहिए। फिर भी कुछ अगर डाउट आते हैं तो आपके लिए मैं हर वक्त अवेलेबल, हर वक्त तो नहीं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो जिस टाइम भी मैं फ्री होता हूँ आप लोगों के डाउट्स जरूर सॉल्व करके दूंगा, जैसे दूसरे बच्चों को देता हूँ वैसे आपके भी दूंगा। इफ़ इन केस अगर मैं भूलता हूँ कोई, अगर आपने डाउट पूछा है और अगर मैं भूल जाता हूँ देख के, उसके बाद नहीं ध्यान रहता, तो आप प्लीज़ मुझे रिमाइंड करवा दें, मैं आपका सॉल्यूशन उसका दे दूंगा। क्लियर। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करवाइए गाइस।